everyone. Let me welcome all my viewers once again today. आज शाम के इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज शाम का ये लाइव प्रोग्राम हम कर रहे हैं बियॉन्ड शुगर के ऊपर और मैं हूं आपका होस्ट संजीव मेहरा। जैसा कि आप जानते हैं बियॉन्ड शुगर क्रिएट किया गया है आप सभी के लिए इन साइंटिफिक कोलैबोरेशन विद आरएसएसडीआई एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ताकि आप सभी तक डायबिटीज के रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सही मायनों में और एक्यूरेटली आप तक पहुंच सके। ना सिर्फ हम आप सभी के लिए डेली बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं बट आपसे बात करने के लिए हम इनवाइट करते हैं देश के जाने माने डॉक्टर्स को जो आपसे सीधे बात कर सके एक दोस्त की तरह और आपके सारे सवालों के जवाब भी दे सके। आज इसी कड़ी में मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अंशुल अग्रवाल का झांसी से। सर स्वागत है आपका। Thank you so much, Sanjeev ji. Dr. Anshul, our audience is around largely patients और या केयर गिवर्स या जो भी हमारे व्यूअर्स डायबिटीज के अराउंड सर्च करते हैं और हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आती रहती हैं जो लोग जानना चाहते हैं डायबिटीज के बारे में सवाल। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर विच इज डायबिटीज के अंदर कि क्या हमें रिस्क पता होने चाहिए डायबिटीज के और उन रिस्क के साथ में क्या हमारा रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। और इस बार आईडीएफ का जो थीम है फॉर 2023 एंड 24 that is also in diabetes the patients should know their risks and also know their responses as well. So today we will cover बिल्कुल. this topic. Sir, let me invite you for your opening remarks on this and then we will take in the questions and move forward. Yeah, so for the interest of the viewers, मैं आपको बता दूं IDF क्या है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। इस बार 2023 की इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने ये थीम दिया है कि वी शुड नो योर रिस्क एंड नो योर रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हाँ, ज्यादातर डॉक्टर पेशेंट्स जितने भी केयरर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, वो ज्यादातर शुगर के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इससे आगे की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। उस चीज की वजह से वो चीजें मिस होने लगती है। तो शुगर में एक ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच जिसको बोलते हैं वो नहीं चाहिए, यानी कि केवल शुगर्स को कंट्रोल करना। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि डायबिटीज से रिलेटेड हमें कोई रिस्क तो नहीं हो रहा, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। यदि वो हो रही है तो उसको भी ट्रीट करना चाहिए, उसकी दवाइयां उसके आधार पर होनी चाहिए ताकि आगे चल के हमें डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी मॉर्बिडिटी या फिर कोई भी परेशानी ना हो। तो ये हमें जानना ज्यादा जरूरी है। तो आज का टॉपिक हमें ज्यादातर यही डिस्कस करेंगे कि शुगर के अलावा बियॉन्ड शुगर अब हम आगे क्या सोच सकते हैं कि क्या हमें डायबिटीज में देखना चाहिए। जी शुक्रिया डॉक्टर अंशुल आपके फॉर द ओपनिंग रिमार्क्स। और जैसा कि आपने सही बताया कि हम अक्सर अगर किसी को डायबिटीज होती है तो जनरली हमारा ध्यान सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल के ऊपर होता है और जब भी आपस में कभी मिलते भी हैं और किसी को मालूम है कि डायबिटीज है तो वी जनरली आस्क अबाउट कि कितना ब्लड शुगर चल रहा है। सर इसके अलावा क्या आप आज हमें बता पाएंगे कि एक कोई भी इंसान जिसको डायबिटीज है सो ब्लड शुगर के अलावा और ऐसे कौन से रिस्क हैं जिसके लिए एक एक्सपोजर होता है डायबिटीज पेशेंट का। जी, तो ये बहुत अहम सवाल भी है, क्योंकि सबसे पहले तो देखा जाए कि जब डायबिटीज अगर किसी को डायग्नोज होती है सबसे पहले, तो उसको थोड़े मोड़े ही लक्षण होते हैं या मैक्सिमम टाइम एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। उनको लक्षण कैसे हो सकते हैं कि वेट कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, पैरों में जलन या फिर आंखों से धुंधलापन होना या बहुत ज्यादा वीकनेस। इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो एक सिंपल शुगर टेस्ट से ये पता किया जा सकता है कि हमें डायबिटीज तो नहीं है। तो अब डायबिटीज से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकते हैं? डायबिटीज से रिलेटेड रिस्क या तो एक्यूट हो सकता है, यानी उसी वक्त जब शुगर्स बहुत हाई है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हमें कोई भी इंफेक्शन हो जाए बॉडी में। किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी के अराउंड एब्सेस हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, यानी पेशाब में इन्फेक्शन हो सकते हैं, लिवर में एब्सेस हो सकते हैं, यानी पस भर सकता है, इवन ब्रेन एब्सेस हो सकती हैं। टीबी ज्यादा देखने को मिलती है। इनफैक्ट अनडायग्नोस्ड डायबिटीज में टर्नरी टीबी सबसे ज्यादा पाई गई है। इनफैक्ट ये भी देखा गया कि टीबी केसेस में 40% पेशेंट डायबिटिक्स हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है।
तो इस तरह के एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, या फिर कोई घाव हो सकता है जो हील नहीं हो रहा, इस तरह के एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद होती है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, यानी कि लंबे समय पे जैसे जैसे डायबिटीज का ड्यूरेशन बढ़ता है, तब जाके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें आगे चल के अपने ऑर्गन्स में देखने को मिल सकती है। तो उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन या मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रो यानी कि छोटी रक्त नलियों को जो इन्वॉल्व करता है, इसमें नसों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें पैरों में झुंझुनी होना या फिर सुन्नपना ऐसे हमें देखने को मिल सकता है। आंखों के पर्दे का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसमें आंखों से धुंधलापन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके बाद है किडनी इन्वॉल्वमेंट, जिसमें कि किडनी में से प्रोटीन निकलने लगेगा, किडनी की वजह से पैरों में पैरों या पूरी बॉडी में सूजन आने लगेगी, वीकनेस होने लगेगी, जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा। इसके बाद आते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बड़ी रक्त नलियों का इन्वॉल्वमेंट। यदि इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कब आती हैं? स्पेशली जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, कोलेस्ट्रॉल सही नहीं हो, बीपी सही नहीं हो, एज रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से बड़ी रक्त नलियों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा कॉज है हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें बड़ी बड़ी आर्टरीज में, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है। जैसे कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, उसकी तरह दूसरा कारण हो सकता है स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन की बड़ी बड़ी आर्टरीज में ब्लॉकेज अगर हो जाए तो लकवा, पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी में सुन्नपना हो सकता है एक साइड पे, सीजर्स, कन्वल्जन्स आ सकते हैं। इस तरह की परेशानियां हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसी तरह से बड़ी रक्त नलियां पैरों में भी होती हैं, यदि उनमें ब्लॉकेज हो जाए उसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज। यदि वो इन्वॉल्व होती हैं तो पैरों में एकदम से आपको कालापन मिल सकता है, गैंग्रीन होने लगेगा या छाले डेवलप होने लगेंगे। तो मेजर मेजर तौर पे 6 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। वो है हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पैरों में नसों का इन्वॉल्वमेंट जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, या पैरों की आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट जिसको पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज बोल सकते हैं, या फिर आंखों का इन्वॉल्वमेंट जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें हमारी सेंट्रल नसें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। कुछ इस तरह के हमें दिक्कत भी मिल सकते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं जिसमें आर्थराइटिस टाइप की डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें आपके जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं, फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है, या फिर टेंडन्स में इंफेक्शन होने को मिलता है, टीनोसाइनोवाइटिस। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी डायबिटीज में आगे चल के देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हमें एज अ पेशेंट ये असेस करना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है, और एज अ होल पेशेंट को देखना जरूरी है, ना कि केवल डायबिटिक पेशेंट में आए और हमने केवल उसको शुगर। सारी चीजों को हमें टेक केयर करना काफी आवश्यक होता है। जी। जी शुक्रिया पूरे इसको इस जानकारी को एक इलैबोरेट तरीके से बताने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर अंशुल ने बताया कि इन्फेक्शन एक हो सकते हैं पेशेंट को, और आई थिंक सर ये इन्फेक्शन तो ऑल थ्रू कभी भी ये हो सकता है, मगर जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज बढ़ती है तो शायद उसके साथ में देयर इज सम साउंड एट द बैकग्राउंड, सो ओके। जी सो इसके साथ आपने बताया कि जो माइक्रो या जो छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क होते हैं, और फिर कुछ बड़ी ब्लड वेसल्स के रिलेटेड भी। सर इज इट रिलेटेड टू, क्या ये ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज के साथ इसका कोई भी एसोसिएशन है कि पहले किस तरह की रिस्क आने शुरू होंगे किसी भी इंसान को जिसको डायबिटीज है, और कौन से रिस्क बाद में आएंगे? ऐसा कुछ कोरिलेशन है सर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज से, या कोई सीक्वेंस है इन मुश्किलों के अकरेंस में? बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट पेशेंट्स में रहता है कि किसको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, किसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अहम तौर पे ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ड्यूरेशन एक सबसे बड़ा रिस्क है। जैसे जैसे डायबिटीज की ड्यूरेशन बढ़ती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ सकते। किसको कौन सी प्रॉब्लम हो, वो भी कई बार जीन्स पे भी डिपेंड करती है। किसी के जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से किडनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकता है, किसी को नसों में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकता है, किसी को अगर फैमिली
है और साथ में डायबिटीज है, तो हार्ट तो इसमें भी डिपेंड करता है, इसका जीन्स का भी डिपेंडेंसी होती है। अब नेक्स्ट है कि अगर जिसकी शुगर्स अनकंट्रोल रही हैं स्टार्टिंग से, उनमें हाई चांस होता है कि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स होने को मिल सकती है। जनरली देखा गया है कि पहले इन्वॉल्व लेट होती हैं, बट ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब यानी कि किडनी जल्दी देखने को मिल सकती है या रेटिना की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जल्दी देखने को मिल सकती है हार्ट की प्रॉब्लम के अनुसार। लेकिन इसको भी प्रैक्टिकली बोले तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले यही देखने को मिलेगा, किसी को भी पहले हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है या किडनी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इसमें अगर आपकी है इनप्रॉपर लाइफस्टाइल है, बीपी कंट्रोल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल लाइफस्टाइल है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जल्दी प्रेजेंट कर लेने लगते हैं। ओके, जी सो हमारे पास सर कुछ सवाल भी आ रहे हैं और इनको हम इन सवालों को थोड़ी देर में लेंगे भानु प्रताप जी, जैसे हम किडनी के रिलेटेड जी बात करें। डॉक्टर अंशुल, अगर आपकी तरफ अगर यही प्रोग्राम मोबाइल पर या लैपटॉप पर चल रहा है तो अगर साउंड अगर आप बंद कर दें तो अदरवाइज इको आता रहेगा। ओके, सो वी विल मूव नहीं, फॉरवर्ड। मेरा नहीं। Okay, so we will move forward now, sir. Specifically, sir, अगर अगर किसी को अगर डायबिटीज है और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं लोग कि ये सब कॉम्प्लिकेशन या इस तरह के रिस्क आ सकते हैं, सो नाउ जैसा कि हम हमेशा डॉक्टर से सुनते हैं कि कॉम्प्लिकेशन आने का इंतजार ना करें और उसको टाइमली समय रहते पहचाने उसको, तो किसी भी इंसान के लिए जिसको डायबिटीज है वो कैसे सेल्फ असेस कर सकता है इन चीजों को कि भाई मेरे को इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं या रिस्क हो रहे हैं, ताकि वो समय से पहले डॉक्टर से सलाह ले सके। बिल्कुल, तो इसको हम कुछ स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहले एक जान ले कि किसी को हमें इंडियंस ने स्क्रीनिंग और बार जो हाई रिस्क हैं, इनफैक्ट सारे इंडियंस हाई रिस्क में आते हैं, उनको 18 साल के बाद से हर हर साल उनको स्क्रीनिंग करनी चाहिए यदि बॉर्डर लाइन शुगर्स आती हैं। अगर शुगर्स नॉर्मल आती हैं तो हर 3-3 साल में शुगर्स को चेक करना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यदि किसी भी तरह के लक्षण आते हैं जिसमें भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना, प्यास ज्यादा लगना, बहुत ज्यादा वीकनेस, वेट लॉस होना, पैरों में झुंझुनी होना या आंखों में धुंधलापन, अगर इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो उससे पहले आप शुगर्स को जांच कर ले। क्या होता है कई बार कि हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, शुगर काफी टाइम तक बॉडी में पड़ी रहती है, डायग्नोज होती है 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद। ये तब डायग्नोज होती है जब ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं। तो 10 साल की डायबिटीज हो गई, हमने आज तक डायग्नोज ही नहीं किया उसको डायबिटीज है, और अल्टीमेटली पेशेंट हमारे पास आया किडनी फेलियर के साथ, तब जो है चीजों को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सिंपल ग्लूकोमीटर डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इससे हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि शुगर हमारी ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ रही है तो फिर अगर जैसे 140 के ऊपर रैंडम शुगर आ रही है तो वो बॉर्डर लाइन शुगर हो सकती है, 200 के ऊपर डायबिटिक रेंज में यदि आ रही है तो अपने डॉक्टर से का संपर्क करें कि क्या मुझे डायबिटीज तो नहीं है। डॉक्टर ही इसको डायग्नोज करेगा और इसको ट्रीट करेगा। नेक्स्ट है कि कोई पेशेंट डायबिटिक है, ऑलरेडी ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें शोधों से मिली है, स्टडीज से मिली है कि अर्ली इंटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बहुत जल्दी जैसी डायग्नोस हो और इंटेंसिवली यानी बहुत फास्ट हमें डायबिटीज की शुगर्स को कंट्रोल करते हैं। यदि हम विद इन 3 to 5 years में अगर शुगर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं, उससे ये देखा गया है कि ये बॉडी में मेमोरी के फॉर्म में, मेटाबॉलिक मेमोरी के फॉर्म में रह जाती है। आगे चल के आपकी दवाइयों की डोजिंग भी कम होती है और आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क भी बहुत कम होते हैं। तो जैसे ही आपको डायबिटीज पता चले, आप अपने जो डायबिटीज के लिए स्पेशलिस्ट हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करें। आपके अनुसार उसकी दवाई, डाइट और लाइफस्टाइल इसको चेंज करें। अब आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क हम
अदर देन शुगर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अपना बीपी मॉनिटर करें। बीपी को कोशिश करें डायबिटिक्स में 130/80 से कम हो। कोलेस्ट्रॉल, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हम चाहते हैं कि 100 से कम हो, किसी-किसी में 70 से कम हो। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 से कम टारगेट रहता है या किसी-किसी में 100 से कम टारगेट रहता है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। यदि कोलेस्ट्रॉल को हम कम करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं जिसमें फास्ट फूड कम हो, हाई कैलोरी फूड्स कम हो, लो कैलोरी फूड का कंजम्पशन ज़्यादा हो, नियमित 40 टू 45 मिनट्स एक्सरसाइजेस अगर करते हैं, तो ऑटोमैटिकली इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होने लगता है, इंसुलिन सीक्रेटिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर्स का कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्मोकिंग डायबिटीज़ में मैं बोलता हूँ कि बहुत डेंजरस है। स्मोकिंग सेसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के स्मोकिंग प्लस डायबिटीज़ यदि है, तो हार्ट की और स्ट्रोक की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत-बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ अल्कोहल मॉडरेट क्वांटिटी में फिर भी अलाउ है, बट स्मोकिंग सेसेशन इज अ मस्ट। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं, तो आगे चल के डायबिटीज से रिलेटेड होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जी। सो जो आई थिंक इस तरीके से आप थोड़ा सेल्फ असेस कर सकते हैं, जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं इस समय। अगर आपको डायबिटीज है, सो जैसे डॉक्टर अंशुल ने बताया कि उसको शुरू में इग्नोर ना करें। अगर आप शुरू में ही अगर उसका अच्छा कंट्रोल अगर ब्लड शुगर का रखें और अगर इंटेंस थेरेपी अगर लें जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है, तो ये आपको बाद में भी बहुत सेफ गार्ड कर सकती है कॉम्प्लिकेशन से। और कुछ चीजें उन्होंने हाईलाइट की कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहना चाहिए 130/80 से, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स शुड बी इन कंट्रोल, और आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर कैलोरी डाइट और फाइबर और फ्रूट्स होने चाहिए। एंड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स विच ही सेड, जनरली हम इग्नोर करते हैं, बहुत सारे स्मोकर्स होते हैं, तो स्मोकिंग इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि 40-45 मिनट अगर वॉक कर रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू। सर थोड़ा सा हमें और समझाएं सर। अब ये जैसे आपने बताया कि ये पैरामीटर कंट्रोल में रहने चाहिए, सो अब अगर किसी को मान लीजिए आमतौर पर अगर 3, 4, 5 साल से डायबिटीज है, सो हाउ फ्रिक्वेंटली, कितनी फ्रिक्वेंटली उनको ये पैरामीटर्स जो है अपने चेक करने चाहिए? कोई गाइडेंस है? क्योंकि अक्सर कई बार जब जाता है पेशेंट डॉक्टर के पास, तो कुछ वो टेस्ट बताते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है बाद में करा लेंगे, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, इग्नोर कर जाते हैं कई बार। तो आप थोड़ा हमें बता पाएंगे कि ये जो स्क्रीनिंग है इन पैरामीटर्स की कितनी जरूरी है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे जरूर दर जरूर हमें करनी चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और हम जब पेशेंट्स को बताते हैं उसको जल्दी नज़रअंदाज करते हैं। ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये डॉक्टर्स की गाइडलाइंस नहीं है। ये गाइडलाइंस दी गई हैं अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के द्वारा, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के द्वारा, एंड इवन हमारी इंडियन गाइडलाइन जो कि आरएसएसडीआई है। ये लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करना बहुत जरूरी है, यानी कि सिंपल ग्लूकोमीटर से मॉनिटर करना, जिसमें आपको बिफोर मील्स और आफ्टर मील्स रैंडमली कभी भी शुगर्स नापते रहे। टारगेट क्या होना चाहिए? फास्टिंग शुगर 80 टू 130 के बीच में रहनी चाहिए, एंड आफ्टर फूड वाली शुगर लेस देन 180, 100 टू 180 के बीच में आफ्टर फूड वाली, 2 आवर्स आफ्टर फूड। यदि हमारे 70 टू 80% टाइम ये टारगेट में रहती है, तो आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से हम बच सकते हैं। इसके बाद कुछ नई डिवाइसेस आई हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। वो एक सेंसर है जो कि हाथ में या पेट में कनेक्ट हो जाता है, और हर 15 मिनट या 5 मिनट में शुगर को मॉनिटर करता है। उसमें हम लोग कुछ टाइम इन रेंज को कैलकुलेट करते हैं। टाइम इन रेंज हमारा 70% से ऊपर होना चाहिए। वो आपके डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगे उसमें, सीजीएम डिवाइस को लगाने में और उसको मॉनिटर करके आपकी दवाई को चेंज करने में। इसके बाद नेक्स्ट आता है HbA1c। HbA1c क्या होता है? दैट इज अ ब्लड टेस्ट जो कि 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड शुगर को बताता है। तो HbA1c का टारगेट इन जनरल हमारा 7% से कम होता है। आइडियली 6.5 तक टारगेट करना चाहिए, 6 से 0.5 से कम, और 7 बिटवीन 6.5 टू 7। किसी किसी में हम जो है ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं उसको कंट्रोल करने में, किसी किसी में लेस स्ट्रिंजेंट होते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट इटसेल्फ, बट इन जनरल HbA1c 6.5 टू 7 तक टारगेट करना होता है। तो HbA1c की क्या गाइडलाइंस है कि एवरी 3 मंथ हमें HbA1c करवाना है। इसके बाद
एनुअल चेकअप होता है डायबिटीज का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स ये सब हो सकती हैं। तो इनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हर साल एक बार एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर होना चाहिए। तो किडनी के लिए क्या टेस्ट होता है? एक सिंपल यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो चेक करते हैं, या फिर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो चेक करते हैं कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा। पैरों की नसों के लिए क्या टेस्ट है? इसके लिए एक सिंपल डॉक्टर आपका वाइब्रेशन सेंस चेक कर सकता है, या फिर सिंपल एक वीपीटी टेस्ट होता है, इस एबीआई और वीपीटी। इसमें हम ये भी पता कर लेंगे कि पैरों की नलियों में ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा एबीआई के द्वारा। वीपीटी के द्वारा ये पता चल जाएगा कि बॉडी में न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो नहीं डेवलप हो रही। हार्ट के लिए इन जनरल ईसीजी एक किया जा सकता है यदि सिम्टोमेटिक है तो। आंखों के लिए एक सिंपल पुतली फंडस को फुला के, जिसको पुतली फुला के एक अंदर पर्दे की जांच कर दी जाती है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही है। तो ये सारी जांचें इन जनरल एडवाइजेबल है एनुअल चेकअप के लिए। यदि इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपका डॉक्टर आपको उसको 6 मंथली भी एडवाइस कर सकता है या 3 मंथली भी एडवाइस कर सकता है। लेकिन इन जनरल आपको ये सारी की सारी जांचें एनुअली यानी हर ईयरली करानी चाहिए। HbA1c 3 मंथली करना चाहिए और सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज तो रेगुलरली करते ही रहना चाहिए कि हमारी ब्लड शुगर्स टारगेट में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। यदि इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने नियरेस्ट डायबिटीज के डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जरूर मिले जाके। जी शुक्रिया सर। आई थिंक आपने एक बार फिर से हमें पूरे एक इलेबोरेट तरीके से सारी स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बताया, और आई थिंक ब्लड शुगर के बारे में जैसा डॉक्टर अंशुल ने बताया कि रेगुलरली करते रहना चाहिए, जो आप घर में टेस्ट करते हैं अपने रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग, और HbA1 से 3 महीने में एक बार, और बाकी जितने भी जो ऑर्गन से रिलेटेड जो टेस्ट बताए डॉक्टर अंशुल ने, वो सालाना अपना एक स्क्रीनिंग एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, ताकि अगर कुछ भी अगर ऐसे कुछ अंदेशा है, ऐसे कुछ साइन और अर्ली वार्निंग साइंस अगर हैं, तो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सके। और ये बहुत जरूरी है किसी को भी जिसको डायबिटीज है, अपना रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब जैसा आपने बताया कि इस तरह के रिस्क अगर आइडेंटिफाई हो और वो नियरेस्ट अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे किसी को भी अगर डायबिटीज है तो वो अपने एक किसी डॉक्टर के तो साथ में जनरली टच में होते हैं, और 90% पेशेंट जो है वो एक फिजिशियन के पास, जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन के पास रहते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट की सब जगह पर अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। अब अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया है, या किसी के यूरिन टेस्ट में जैसे किडनी का फंक्शन थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम अगर उसके अंदर अगर आ गया अगर, तो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर द पेशेंट ऑन टू एस्पेक्ट्स। वन इज कि उसको खुद से किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे ना बढ़े, और दूसरा उसे मतलब शुड ही कंटिन्यू विद द सेम डॉक्टर, और शुड ही गो टू अ स्पेशलिस्ट, टू अ कार्डियोलॉजिस्ट और टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट एंड टेक एडवाइस। व्हाट इज योर जनरल गाइडेंस ऑन दिस? या सो यदि जैसे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करता है ये बात कि क्रिएटिनिन, जैसे अगर बात करें किडनी की, अगर माइल्ड क्रिएटिनिन बढ़ता है तो जनरली नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फिजिशियन ही उसको मैनेज कर लेगा। जब और यदि क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ रहा है जिससे आपको दिक्कतें आ रही है, उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। इन जनरल एक टाइम ओपिनियन लेना इज गुड। अगर कोई भी चीज में आपकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या फिर आपका फिजिशियन आपको सजेस्ट कर रहा है। तो अगर अगर हम माने कि हमें क्या क्या अपने से देखना चाहिए प्लस फिजिशियंस को भी देखना चाहिए, तो उसके लिए हमें टारगेट्स पता होना बहुत जरूरी है। बीपी का टारगेट 130/80 से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल LDL 100 से कम होना चाहिए। किसी किसी केस में हम 70 से कम टारगेट करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ट्राइग्लिसराइड को 150 से कम टारगेट करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे नॉर्मल होने चाहिए। स्मोकिंग सेसेशन, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज। हार्ट के लिए एस्पिरिन का रिक्वायरमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन्स का रिक्वायरमेंट होता है। ये सारी चीजें भी एड अप होनी चाहिए डायबिटिक सिनेरियो में। अगर हाई रिस्क प्रोफाइल है यानी कि किडनी या हार्ट की रिस्क बढ़ने का प्रोफाइल है, तो आजकल हमारे पास कुछ दवाइयां भी अवेलेबल हैं जो इसको रिस्क को कम करने में इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 एनालॉग्स बोलते हैं। ये सब भी हम कोशिश करते हैं कि हम अगर पेशेंट में इंडिकेशन है या कंप्लाइंट है
तो हम उसको ऐड ऑन करें ताकि इससे होने वाले रिस्क को कम कर सके। इसके साथ ही साथ किडनी में कुछ दवाइयाँ हम देना चाहते हैं, एसी इनहिबिटर्स, कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, फिनरिनॉन, ये सब हम ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे होने वाली किडनी की कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस कम कम से कम हो। यदि हम ये सब फॉलो करते हैं, तो ओवरऑल जो ग्राफ है, किडनी का डिक्लाइन होने का या हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ने का, ये सब का ग्राफ बढ़ने की जगह या तो घटने लगेगा या फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा। जी जी। सर, यहीं पर हम ये एक सवाल लेंगे। हमारे एक व्यूअर ने जो यहाँ पर डाला, आई थिंक इनको, जी। इनकी जो प्रोफाइल देख के लग रहा है कि शायद इनको ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर नहीं है, मगर इन्होंने अपनी किडनी का क्रिएटिनिन लेवल और स्टेजिंग बताई हुई है सीकेडी। तो कुछ आई कैन आपको सी द गाइड क्वेश्चन। करना। हाँ, तो मैं अगर इनका भानु प्रताप जी का क्वेश्चन मैं पढ़ सकता हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि उनको एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व की सर्जरी हुई थी एंड नाउ उनका क्रिएटिनिन काफी हाई है, उनको बीपी और शुगर कुछ भी नहीं है। तो नाउ जानकारी हो, एडवाइस ये दे सकता हूँ, ये ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज था, यानी कि किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा था आपके पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल की वजह से, जिसकी वजह से किडनी में इन्वॉल्वमेंट हुआ। किडनी में इन्वॉल्वमेंट का कारण, मोस्ट कॉमन कारण है बीपी, नेक्स्ट है शुगर, उसके बाद कुछ कॉज आते हैं जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव। तो इसके बाद अगर किडनी में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमें चाहिए कि उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा लिया जाए, यानी पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल की आपकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ डैमेज किडनी में रह जाता है। तो उसके लिए हमें यही चाहिए कि प्रॉपर बीपी मैनेज हो, कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो, डाइट एक्सरसाइज हो, ताकि हमारी किडनी का स्टेटस मेंटेन रहे। और यदि कुछ भी बढ़ता है कोई पैरामीटर्स, तो जैसे कि पोटेशियम हमें मॉनिटर करना होगा, कैल्शियम, फास्फोरस मॉनिटर करना होगा, पीटीएच मॉनिटर करना होगा। ये सब आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी का जो स्पेशलिस्ट है, वो आपको डील करेगा और ही विल टेल यू द बेटर आंसर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए और किस तरह से हमें कब कब इसके टेस्ट करने चाहिए। जी तो जी। हम्म, जी। तो सर, आपने जैसे बताया कि अगर रिस्क या कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आप डिटेक्ट करते हैं एज ए डॉक्टर अपने पेशेंट में, और फिर उसके बाद आप देयर इज एन अप्रोच कि एक पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दी जाती है और पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल भी उसको मैनेज करना है आपने, और स्मोकिंग से लेके डाइट तक आपने सब गाइडेंस दिए आपने। सर, व्हाट इज द रियलिटी चेक ऑन दिस? अब अगर किसी को अगर डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अगर है और रिस्क अगर है, और किडनी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ गया है या आंख के ऊपर या हार्ट के ऊपर, हम्म, और अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए और डॉक्टर्स की बिल्कुल। एडवाइस फॉलो की जाए, तो क्या ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है और एक कोई भी इंसान एक बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से रह सकता है, या फिर ये बढ़ता ही जाएगा समय के साथ? सो व्हाट्स द रियलिटी चेक ऑन दैट? राइट, सो जैसे कि हम किडनी के लिए बात करें, अगर हम अर्ली स्टेज पे स्क्रीन करके डायग्नोज कर लेते हैं, जैसे इनिशियल स्टेज होती है कि किडनी का टेस्ट नहीं बढ़ेगा बट प्रोटीन एक्सक्रीट कर रहा है। अगर प्रोटीन एक्सक्रीशन हमें मिल गया, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो जो जो कि हम एनुअली चेकअप के लिए गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो उस वक्त ये देखा गया, इवन स्टडीज में देखा गया है कि यदि जिनको पता नहीं था और उनको हमने ट्रीटमेंट दिया, और जिनको पता था उनको ट्रीटमेंट दिया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। या तो वो रिवर्स हो गए या उनको ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गए, आगे चल के क्रिएटिनिन बढ़ने के चांस कम से कम हो जाएँगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हमने कब इस चीज़ को डायग्नोज़ कर लिया। जल्दी डायग्नोज़ करने से ना केवल फ़िज़िशियन आपको अच्छी और बेहतर दवाइयाँ उसके अनुसार दे सकता है, बल्कि हम एज़ अ पेशेंट भी कॉन्शियस हो जाते हैं उस बीमारी को रिवर्स करने में, और हम लोग ज़्यादा डाइट, एक्सरसाइज़ जो भी डॉक्टर कहता है उसको फ़ॉलो करते हैं। तो यदि हम उसको पता ही नहीं चले और हम उसको नेग्लेक्ट करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ, तो अल्टीमेटली वो इस स्टेज पे आ जाएगी कि वो रिवर्स ही नहीं होगी, या उससे रिलेटेड हमें कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगी, हमें डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, हार्ट की वजह से एंजियोप्लास्टी पे जानी पड़ेगी। तो इस तरह की, और आर्टेरियल डिसीज़ में अल्सर्स होने लगते हैं, इवन पैर कटने की नौबत आ जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली स्टेज पे ही हम इसको डायग्नोज कर लें। कुछ-कुछ दवाइयाँ भी, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, कि अवेलेबल हैं, किडनी के लिए अवेलेबल हैं, अब हार्ट के लिए पहले नहीं हुआ करती थी। 2015 के बाद से हमारे पास इस तरह की डायबिटीज़ की दवाइयाँ आने लगी हैं, जो कि हार्ट और किडनी के लिए भी बेनिफिशियल हैं।
पहले केवल ऐसी दवाइयां आती जो शुगर को कंट्रोल करती थी, बट अब डायबिटीज की ऐसी दवाइयां आने लगी जो हार्ट और किडनी को भी हेल्प करती हैं। कुछ दवाइयां बीपी की किडनी के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ऐड ऑन करनी चाहिए, एस्पिरिन कंटिन्यू स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह की दवाइयों को भी ऐड ऑन करने से हेल्प मिल सकती है। ओके। सो क्या हम ये मान के चलें एज ए व्यूअर कि अगर किसी को डायबिटीज हो भी गई है तो ही कैन लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एज लॉन्ग एज ब्लड शुगर का अच्छा कंट्रोल हो, और जो हम्म। आपने रिस्क बताए उन रिस्क को अगर टाइमली आइडेंटिफाई करके और टाइमली उनको रिस्पॉन्ड भी किया जाए तो बिल्कुल। पर्सन कैन गिव अ हेल्दी एंड अ लॉन्ग लाइफ। बिल्कुल संजीव जी, सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार डायबिटीज का लेवल पढ़ते ही आप सोच सकते हैं कि कितनी मेंटल एगनी होती है पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को। क्यों? क्योंकि डायबिटीज एक इतनी ड्रेडफुल सिनेरियो माना जाता है। आप देखोगे कि मेजर हार्ट अटैक्स, किडनी प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स, मेजर कॉज क्या है? डायबिटीज। एंड व्हाई इज इट सो? दैट इज बिकॉज क्योंकि डायबिटीज को हम स्टार्टिंग से ही अच्छे से कंट्रोल नहीं करते। और देखा जाए मेरी नजर से तो डायबिटीज को कंट्रोल, डायबिटीज इज अ वेरी सिंपल डिसीज टू मैनेज, बट प्रोवाइडेड आपको उसकी सही जानकारी होनी चाहिए स्टार्टिंग से, आपको सही एडवाइस मिलनी चाहिए थ्रू डॉक्टर्स। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अर्ली एंड इंटेंसिव कंट्रोल जिसने डायबिटीज के किया, उनमें इन जनरल देखा गया है कि ये मेमोरी के फॉर्म में रह जाता है। आगे 20 साल में भी आपको दवाइयां कम से कम जरूरत पड़ेंगी और ओवरऑल शुगर्स कंट्रोल रहेंगी, जिससे कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो यदि हम डायबिटीज को स्टार्टिंग से ही अर्ली डायग्नोज कर लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दें, तो आगे चल के हम वी विल लिव अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी हेल्दी लाइफ। सो ओनली थिंग इज वी हैव टू रियलाइज कि ये कितना जल्दी डायग्नोज कर लें और जल्दी ट्रीट कर लें, और जो जो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में चेंजेस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना केवल डायबिटिक्स में आई वुड से, बट इन जनरल हमें ओवरऑल होल पॉपुलेशन को ये चीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसीज है, और कई सारी मेटाबॉलिक डिसीज आजकल हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हम बच्चों में एडोलेसेंट पीरियड में ओबेसिटी देखने को देख, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैटी लिवर आ रहा है, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही हैं, यानी कि मेटाबॉलिक डिसीजेज है, जिनका मेन मेन थिंग क्या है? लाइफस्टाइल चेंजेस। तो हम ना केवल डायबिटिक्स को, बल्कि मैं कहूंगा एवरी इंडियन को ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल को कम करें, हमारी जो देसी फूड्स थे, मिलेट्स वगैरह को प्रमोट करें, लो कैलोरी फूड को कंज्यूम करें, हाई कैलोरी फूड को कम से कम कंज्यूम करें, फ्रूट्स वेजिटेबल फाइबर्स को इम्प्रूव करते हैं। तो इफ वी चेंज आवर लाइफस्टाइल, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन डायबिटिक पेशेंट इन टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। वेल, थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक आपने एक उसको एक अच्छे से सर पूरा एक समराइज भी करके हमारे व्यूअर्स के लिए यू हैव गिवन दिस एश्योरेंस। थैंक यू सो वेरी मच। जी। एट दिस पॉइंट जो भी हमारे व्यूअर्स आज हमें सुन रहे हैं या जो इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, अगर आपके घर में या फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को भी डायबिटीज है तो आप इस प्रोग्राम का लिंक उनसे शेयर कर सकते हैं, और ये आज की डिस्कशन उनके लिए काफी लाभदायक हो सकती है और उनको काफी जानकारियां इससे मिल सकती हैं जो भी डॉक्टर अंशुल ने आज हमें बताया। बट बिफोर आई conclude the program and say good night to everyone, sir, for your final words, I will hand it over back to you, just in case anything, in summary or the final comments you'd like to say. या सो आई वुड जस्ट गिव यू अ समरी कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। तो जो जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो हर डायबिटिक्स को चाहिए कि स्क्रीनिंग प्रॉपर हो फर्स्ट, डायग्नोज अगर हो जाती है तो अर्ली ट्रीटमेंट मिले उसे, अर्ली और इंटेंसिव प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। डायबिटिक्स को चाहिए कि हमें प्रॉपर शुगर्स को मैनेज करें। कैसे पता चले कि शुगर्स मैनेज हैं? उसके लिए रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें, 3 मंथ्स का HbA1c मैंने कंट्रोल रखें 7 या 6.5 के बीच में, एनुअल स्क्रीनिंग करें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की जो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस करें जिसमें प्रॉपर डाइट, 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक, जिसमें फ्रूट्स, डाइट में फ्रूट वेजिटेबल्स फाइबर्स को इंक्लूड करें, लो कैलोरी फूड कम, हाई कैलोरी फूड ज्यादा,
इसके साथ साथ हमें ये भी असेस कर ले कि हमारा बीपी कंट्रोल्ड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही। यदि हम इस चीज़ों को एज अ होल देखते हैं तो डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे और काफी हद तक हम इसको अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ इवन विद डायबिटीज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंशुल फॉर कवरिंग दिस टॉपिक। आज आपने इसको एक पूरे जी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस सब्जेक्ट को कवर किया। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स थैंक के लिए दिस इज वेरी यूजफुल। फॉर आवर व्यूअर्स, इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट, if you live in Jhansi or around in that geography, you can always visit Dr. Anshul at Vinayak Hospital in Jhansi. If you are living far off in some other city, कहीं और आप रहते हैं, तो अपने नजदीकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाके जरूर सलाह लें इस बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर अंशुल। यू सो मच।